नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल आर डिफेंस एकेडमी पर। हम लोग आज ITBP ट्रेडमैन का पेपर सेट नंबर 12वां सॉल्व करने वाले हैं। जी हाँ, इससे पहले हमने 11 सेट अपलोड कर दिए हैं यूट्यूब पर। अगर अभी तक आपने उनको नहीं देखा है तो देख के आप लोग बना सकते हैं, उससे आपको परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाली है। यहाँ पर हम लोग 50 प्रश्न करेंगे। जिस प्रकार के आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे उसी प्रकार के प्रश्नों का हमने यहाँ पर समागम किया हुआ है, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को भी अपने शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। तो चलिए चालू करते हैं हमारा जो आज का सेशन है उसकी ओर। तो यहाँ पर देख लेते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न क्या है। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित आधिकारिक भाषाओं में से नहीं है। तो आपको बताना है कि कौन सी यहाँ पर भाषा जो है 8वीं अनुसूची में, संविधान की 8वीं अनुसूची में आधिकारिक तौर पर नहीं है। तो यहाँ पर अगर बात करें कि कौन कौन सी 8वीं अनुसूची में भाषाएं दी गई हैं, तो आपकी संस्कृत दी गई है, संथाली दी गई है, फारसी दी गई है। अगर बात कर लेते हैं यहाँ पर हम लोग, जो कश्मीरी आपकी दी गई है, ये आपका 8वीं अनुसूची की भाषा में आधिकारिक तौर पर नहीं दी गई। याद रखिए कश्मीरी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कश्मीरी। चलिए आगे देख लेते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न है, रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की थी। यहाँ आपको बताना है कि रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की थी। तो यहाँ पर अगर हम लोग राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा ऑप्शन डी, कार्ल लैंडस्टीनर। याद रखिएगा रक्त समूह जो है इन्होंने खोजा था। तो रक्त समूह होते कितने हैं, तो होते हैं हमारे 4। एक होता है ए रक्त समूह, दूसरा होता है बी, और एक होता है ए बी। याद रखिएगा ए बी, और हमारा चौथा होता है ओ। याद रखिएगा तो ये हमारे 4 रक्त समूह होते हैं जिनकी खोज किसने की थी, तो कार्ल लैंडस्टीनर ने। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर आपसे और भी एक प्रश्न पूछ लेता है कि रक्त परिसंचरण तंत्र। जी हाँ, रक्त परिसंचरण तंत्र की अगर बात कर लें तो वो आपकी विलियम हार्वे। याद रखिएगा रक्त परिसंचरण तंत्र जो अगर आपसे पूछे तो विलियम हार्वे हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जल संधि को क्या कहा जाता है। यानी तमिलनाडु और श्रीलंका के जो बीच में जल संधि पड़ती है मन्नार जिले में, उसको क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन हमारे क्या क्या है, मलक्का जल डमरू मध्य, पाक जल डमरू मध्य, सुंडा जल डमरू मध्य और मलिक कंडू। तो यहाँ पर अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो पाक जल डमरू मध्य जो है आपका तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में स्थित है। याद रखिएगा कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन होती, पाक शब्द लगा हुआ है इसीलिए बच्चे जो हैं काफ़ी बार पाकिस्तान दे देता है, तो भारत और पाकिस्तान या श्रीलंका पाकिस्तान, तो उसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। ये जो पाक जल डमरू मध्य है तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में है। याद रखिएगा यहाँ पर आपसे भारत भी दे सकता है, यहाँ पर तमिलनाडु क्योंकि भारत का ही हिस्सा है, तो आपसे पूछ लेगा भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी जल संधि पड़ती है, तो आपका पाक जल संधि। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य की सीमा संयुक्त राज्य के किसी अन्य राज्य की सीमा के साथ साझा नहीं करती है। तो यहाँ पर अगर बात कर लेंगे जो अलास्का है, इसकी सीमा किसी अन्य राज्य के साथ में साझा नहीं करती, ये अमेरिका का राज्य है। याद रखिए बाकी ये भी आपके हैं जिनकी सीमाएं दूसरे राज्यों से टच करती हैं, बाकी जो अलास्का है इसकी सीमा किसी से टच नहीं करती है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस द्वीप में पर्यटन को अवैध बना दिया है। यानी भारत सरकार ने हाल ही में किस द्वीप को पर्यटन का अवैध रूप से अवैध घोषित कर दिया, यानी किस पर्यटन द्वीप को अवैध घोषित कर दिया है। तो ये कर दिया है सेंटिनल द्वीप को। याद रखिएगा ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, सेंटिनल द्वीप। चलिए आगे देख लेते हैं। लावड़ी जो है किस भारतीय राज्य का लोक प्रसिद्ध नृत्य है। तो आपको बताना लावड़ी जो है किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन की हमारी बात कर लेते हैं क्या क्या है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, सिक्किम और तमिलनाडु। तो राइट आंसर की अगर बात करेंगे तो लावड़ी जो हमारा हो जाएगा महाराष्ट्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। याद रखिएगा प्रसिद्ध लोक नृत्य है हमारा लावड़ी जो है महाराष्ट्र का। चलिए आगे देख लेते हैं। वर्ष 1773 से अगले 11 वर्षों तक वस्तुतः भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो आपको बताना है यानी आपका वर्ष जो 1773 में कौन से गवर्नर जनरल थे। तो ये थे आपके वारेन हेस्टिंग। याद रखिएगा जो कि भारत के सबसे लंबे समय तक आपके गवर्नर जनरल रहे, यानी 11 वर्षों तक रहे हैं। तो ये भी आपसे पूछ रहे 11 वर्षों तक कौन रहे, तो वारेन हेस्टिंग रहे हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। कश्मीर का अकबर नाम से कौन सा प्रसिद्ध सुल्तान था। तो आपको बताना कश्मीर का अकबर जो है किस सुल्तान को कहा जाता था। जी हाँ, कश्मीर का जो अकबर था ये किस सुल्तान को कहा जाता था।
तो अगर हम लोग बात करेंगे कश्मीर का जो सुल्तान कहा जाता था, ये कहा जाता सुल्तान जैनुल आबिदीन। याद रखिए, आबिदीन जो थे सुल्तान जैनुल आबिदीन। चलिए आगे देख लेते हैं। आवर्त सारणी किसने तैयार की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है ये। तो आवर्त सारणी जो बनाई थी सबसे पहले, ये बनाई थी मेंडलीव ने। याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ ले कि आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है, तो मोसले को कहा जाता है। याद रखिएगा, मोसले को आधुनिक आवर्त सारणी का जनक। चलिए आगे देख लेते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, ये किससे संबंधित है? यानी निम्नलिखित जो ये खेल है, ये किनके यादगार में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद के जन्म तिथि के यादगार में मनाया जाता है। याद रखिएगा, जो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है तो मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के तौर पर मनाया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। म्यांमार का प्रमुख धर्म कौन सा है? जी हाँ, म्यांमार का प्रमुख धर्म कौन सा है? तो म्यांमार का प्रमुख धर्म की अगर बात करेंगे तो बौद्ध धर्म हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा, क्योंकि ये म्यांमार का प्रमुख धर्म है आपका। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपसे राज्यों की लोकसभा या राज्यसभा की सीटें भी पूछ सकता है। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है, बिहार में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? तो आपकी 40 हैं। तो बिहार में लोकसभा की सीटें कितनी हैं और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे बिहार में जो राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, तो ये आपकी 16 हो जाएंगी। याद रखिएगा। लोकसभा की कितनी है? तो लोकसभा की हैं आपकी 40, और राज्यसभा की अगर बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 16। चलिए आगे देख लेते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण व्यवस्था की गई? यानी किस संविधान के अनुच्छेद में अल्पसंख्यक के संरक्षण की बात कही गई है? तो ये कही गई अनुच्छेद 29 में। याद रखिएगा, अनुच्छेद 29 में। अगर आपसे एक प्रश्न और भी पूछ लेता है कि अनुच्छेद 32 को भीमराव अम्बेडकर जी ने क्या कहा है? तो संविधान की आत्मा कहा है। याद रखिएगा। तो आपसे पूछ लेगा कि भीमराव अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अनुच्छेद 32 को। और इसमें आपका क्या लिखा हुआ है अनुच्छेद 32 में? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। याद रखिएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। चलिए आगे देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय से निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा गया है? तो निजता के अधिकार को जो मूलभूत अधिकार के अधीन रखा गया, अनुच्छेद 21 के तहत रखा गया आपका। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर से हमारा जो आपको बताना है कि भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग किसे कहा जाता था? जी हाँ, भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग किसे कहा जाता था? तो ये कहा जाता था, याद रखिएगा, गुप्त काल को। और गुप्त काल का यहाँ पर संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त था। याद रखिएगा, श्रीगुप्त जो था इसका संस्थापक था। वहीं अगर बात कर लेते इसका वास्तविक संस्थापक आपसे पूछ लेता है तो चंद्रगुप्त प्रथम था। अगर वास्तविक संस्थापक की बात करें तो चंद्रगुप्त प्रथम था, और संस्थापक आपसे खाली संस्थापक पूछे तो आपका हो जाएगा श्रीगुप्त। इसी प्रकार से आपसे पूछ लेता है एक प्रश्न कि दिल्ली जो थी आपका, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता था? तो इल्तुतमिश को। और जबकि स्थापना जो की थी गुलाम वंश की, तो वो की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नौसैनिक शक्ति था? यानी कौन सा राज्य जो था राष्ट्र नौसैनिक शक्ति में आगे था? तो नौसैनिक शक्ति के लिए जाना जाता था चोल राजवंश। याद रखिएगा, चोल राजवंश नौसैनिक शक्ति के लिए अपने शासन में जाना जाता था। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ से हमारी हिंदी शुरू होती है। अपने ऑप्शन यानी अपने क्वेश्चनों को आप लोग यहाँ पर काउंट करते रहिए कि अभी तक आपने कितने सही किए हैं। दामिनी का पर्यायवाची कौन सा है? जी हाँ, दामिनी का पर्यायवाची आपको बताना है। तो ऑप्शन हमारे क्या क्या हैं? चपला, नंदिनी, तरणी, सरिता। तो दामिनी का जो पर्यायवाची है ये चपला हो जाएगा। याद रखिएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, चपला। चलिए आगे देख लेते हैं। तो आगे हम लोग देख लेते हैं हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए। तो मध्य रात्रि का समय, जी हाँ, मध्य रात्रि का जो समय होता है उसे क्या कहा जाता है? तो मध्य रात्रि का जो समय होता है उसे कहा जाता है निशीथ। याद रखिएगा, निशीथ। अगर बात कर लेते हैं उषा काल किसे कहा जाता है? जी हाँ, उषा काल जो होता है सुबह का समय, यानी भोर जो होता है, यानी सुबह का एकदम समय होता है, उसे उषा काल कहते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द को चयन करें। यानी सही वर्तनी वाले शब्द का चयन आपको करना है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि सही वर्तनी में कौन सा लिखा हुआ है। तो ये आपका ऑप्शन बी में जो लिखा हुआ है जन्मांध है। याद रखिएगा, इस प्रकार से आपका लिखा जाएगा जन्मांध। तो ये बी ऑप्शन में हमारा बिल्कुल राइट लिखा हुआ है। चलिए आगे देख लेते हैं। रास्ता देखना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? जी हाँ, रास्ता देखना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ जो हो जाएगा प्रतीक्षा करना। ये
आप अगर वाक्य उपचारण तौर पर प्रयोग करेंगे तो सीता जो थी राम की प्रतीक्षा कर रही थी, यानी सीता राम की रास्ता देख रही थी। सीता जो थी वन में क्या थे, राम की रास्ता देख रही थी। तो आप उसके लिए क्या कहेंगे कि सीता जो थी राम की प्रतीक्षा कर रही थी। तो इसका मतलब आपका क्या होगा कि रास्ता देखना का अर्थ क्या हो जाएगा, प्रतीक्षा करना। तो इस प्रकार से आप वाक्य प्रयोग करके शब्दों का अर्थ निकाल सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? जी हाँ, आपको बताना है। मैंने सारा माल उसके हाथ में बेच दिया। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, तो यहाँ पर गलत आपका क्या दिया है, उसके हाथ की जगह पर क्या होगा, हाथों होगा। याद रखिए, हाथों। तो यहाँ पर जो गलत वाला ही आपका दिया गया ऑप्शन डी में, याद रखिएगा, उसके हाथ में ना होकर हाथों में होता है। याद रखिए, तो यहाँ पर आपकी हाथों में हो जाता तो बिल्कुल राइट आंसर होगा कि राम ने क्या लिखा, मैंने सारा माल उसके हाथ में बेच दिया। हाथों में होता है इसका राइट आंसर है। चलिए आगे देख लेते हैं। दिए गए शब्द का विलोम आपको चयन करना है। जी हाँ, उत्तीर्ण का आपका विलोम शब्द क्या होगा? तो उत्तीर्ण का जो आपका विलोम शब्द होगा अनुत्तीर्ण होगा। याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देख लेना है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन डी में जो भी दिया गया अनुत्तीर्ण, तो बहुत सारे बच्चे क्या होंगे, जल्दीबाजी में इसको गलत कर भी सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। जी हाँ, यहाँ पर आपको सही संधि विच्छेद का चयन करना है। तो आपको बताना है नारी इच्छा का जो लिखा हुआ है, तो यहाँ पर सही संधि विच्छेद क्या होगा? जी हाँ, नारी इच्छा का जो सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो नारी प्लस इच्छा। याद रखिएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, नारी प्लस इच्छा। चलिए आगे देख लेते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की प्रसिद्ध रचना निम्न में से किसने की थी? यानी हरिऔध ने जो प्रसिद्ध रचना इनकी कौन, इनका नाम क्या था? आपसे कभी कभी उपनाम पूछ लेता है। तो यहाँ पर अयोध्या सिंह उपाध्याय का प्रसिद्ध नाम क्या है? हरिऔध। तो इनकी प्रसिद्ध रचना आपको बताना है क्या होगी। जी हाँ, प्रसिद्ध रचना की अगर हम लोग बात करेंगे, प्रिय प्रवास इनके द्वारा लिखी गई रचना थी। याद रखिए, प्रिय प्रवास। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना अधिकरण कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है। जी हाँ, अधिकरण कारक की विभक्ति चिन्ह की अगर बात करेंगे तो में और पर, ये आपको कहीं पर देखने को मिलेगा। तो आपका वहाँ पर अधिकरण समास या अधिकरण कारक होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। तो यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं, अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ये सभी क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद हैं। बाकी जो अति उत्तम पुरुष दिया गया है, ये पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ से हमारी रीजनिंग शुरू होती है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं इसको किस प्रकार से करना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये वाक्य जो आपका दिया गया इसको यहाँ से बनाइएगा। ये आपका ई दिया गया है, इसको इससे मिला देते हैं, तो ई से एफ हो जाएगा। इसी प्रकार एच से जो आपका क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। आर से आपका क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। और जी से एच। तो इसी प्रकार से हम लोग इसको भी अगर बात करेंगे, तो ई से सबसे पहले आपका क्या शुरुआत होगी, तो ई के बाद यहाँ से हम लोग शुरुआत करें, कहाँ से, इस जगह से। याद रखिए, यहाँ से शुरू करेंगे हम लोग। तो जे के बाद में सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। यू के बाद में वी। तो के और वी आपका ऑप्शन सी में दिया गया। याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आगे आप लोग मत करिएगा, क्योंकि आपका इससे समय नष्ट होगा, क्योंकि बाकी ऑप्शन में आपका तो मेल खा नहीं रहा। तो इसीलिए बिल्कुल राइट आंसर यही होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। जी हाँ, इसको आपको बताना है। यहाँ पर क्या लिखा, अगर गर्ल को FJS के लिखा जाएगा तो बॉय को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर सीधा सीधा आपका एक लॉजिक चल रहा है, -1 और +1। जी हाँ, -1 और +1 का यहाँ पर सिंबल आपका चल रहा है। तो सबसे पहले क्या है, आपको प्लेस वैल्यू तो बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए, और आपको अपोजिट अक्षर भी आना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो बी की प्लेस वैल्यू कितनी होती, 2। अगर बात करते हैं ओ की, तो ओ की आपकी 15 हो जाएगी, वाई की आपकी 25 हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका -1 और +1 का फार्मूला यहाँ पर आपका चल रहा है। तो -1 करेंगे, 2 से 1 हटा देंगे तो बचेगा 1। अगर बात करेंगे 15 में +1 कर देंगे तो हो जाएगा 16, और फिर -1 कर देंगे 24। तो ऑप्शन बी में देख लीजिए, एक होता है ए की प्लेस वैल्यू, याद रखिएगा, और 16 जो होती पी की, और 24 होती है एक्स की। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखो, अगर हैप्पी को जो है IBQQ और Z लिखा जाए, तो यहाँ पर लिखा हुआ है आपका SORROW। तो इसका सांकेतिक भाषा में किस प्रकार से लिखा जाएगा, तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका +1 का फार्मूला चल रहा है। याद देखिए, एस में +1 करेंगे 8 1 9, ए में +1 करेंगे बी। तो इसमें भी हम लोग देख लेते हैं, यस का आ जाएगा आपका T, ओ का आ जाएगा P,
वहीं पर अगर बात करें आर का जो हो जाएगा, तो आर का आपका हो जाएगा यस। फिर यहाँ पर हमारा आर दिया गया तो फिर आपका यस हो जाएगा। ओ के बाद में आ जाएगा पी, और यहाँ पर डब्ल्यू के बाद में क्या आ जाएगा एक्स। तो ये देख लेते हैं किस मीनिंग में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपका क्या लिखा हुआ है, टी और फिर पी डबल एस और डबल एक्स। तो यहाँ पर ये तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक एक्स है तो ये ऑप्शन गलत है। दूसरे में हम लोग देख लेते तो ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर शुरुआत आपकी टी से हो रही है। इसको भी देख लेते हैं हम लोग, टी फिर आपका क्या है यहाँ पर डबल पी, तो डबल पी भी हमारे पास नहीं, याद रखिएगा। टी के बाद में क्या आना है, ये पी, तो यहाँ पर डबल पी, इसलिए ये भी गलत। तो इनमें से कोई इसका राइट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे देख लेते हैं। जी हाँ, यहाँ पर आपको बताना है कि जिस प्रकार चम्रकार का जो संबंध होता है चमड़ा से, उसी प्रकार बढ़ई का संबंध किससे होगा। जी हाँ, जिस प्रकार चम्रकार जो होता है चमड़े से संबंधित, उसी प्रकार बढ़ई जो होता है ये आपका लकड़ी से संबंधित होता है। याद रखिए, लकड़ी से ये फर्नीचर बनाता है, इसीलिए बढ़ई का संबंध जो हो जाएगा आपका लकड़ी से हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर आपका क्या दिया गया कि हाथ किस में होती है, कलाई में। तो पैर किस में हो जाएगा, तो पैर आ जाएगा आपका टांग के अंतर्गत। याद रखिए, टांग के अंतर्गत आ जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। जी हाँ, इसको आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आपका सीधे सीधे आपको क्या किया गया है, इसको पलट कर लिख दिया गया है। ये जो आपका है इसको पलट कर लिख देना है, यानी ये जो है आपका पलट कर लिख देना है। तो यहाँ पर इसको भी अगर आप लोग पलट कर लिख देंगे, ई से इसकी शुरुआत हो जाएगी। जी हाँ, ई से शुरुआत होगी, फिर आ जाएगा सी, फिर एन, और फिर आपका आ जाएगा ई। तो इस प्रकार से आपको इसको पलट कर लिख देना है। याद रखिए, पलट कर लिख देंगे। तो इसको यहाँ पर पलट के आप लिखेंगे तो ऑप्शन सी में आपका देख लीजिएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल निकल कर आ जाएगा। जी हाँ, यहाँ पर ई सी एन, एन के बाद में आपका देख लीजिए एन, एन के बाद में फिर आपका आ जाएगा ई, फिर आपका जी, फिर आई है, आई है, फिर उसके बाद में डबल एल। जी हाँ, डबल एल है, फिर आपका ई, फिर आपका है टी, और फिर आपका एन, और फिर आई। तो हाँ, ऑप्शन सी की जो आपकी मीनिंग बन रही बिल्कुल सही। इसको अगर आप जब पलट कर लिख देंगे तो बिल्कुल सही तरीके से आ जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। जी हाँ, इसको आपको बताना है, इस प्रश्न को आपको करना है। जी हाँ, ये प्रश्न आप लोग सॉल्व करिएगा। अगर आपको थोड़ा समय लग रहा हो तो आप क्या कर सकते हैं कि वीडियो को पॉज करके रोक भी सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए इसमें आपका क्या प्रक्रिया की गई है। तो यहाँ पर आप लोग अपोजिट समझ रहे होंगे, ए का जेड है, सी का एक्स है, बी का वाई और डी का डब्ल्यू। तो क्योंकि आगे तो ये प्रक्रिया काम आपकी नहीं कर रही, क्योंकि एच का आपका क्या होता है, यस। याद देखिए, एच का अपोजिट होता है यस। इसी प्रकार क्यू का अगर बात करेंगे तो जे हो जाएगा क्यू का, और जे यहाँ पर आ जाएगा क्यू का। तो ये तो प्रक्रिया बिल्कुल काम गलत। तो यहाँ पर आप देख लेते हैं इसको किस प्रकार से करना है, क्योंकि अपोजिट वाला जो हमारा फंडा था वो तो फेल हो गया। अब आपको क्या करना है, +1 कर देना। तो एच में +1 कर देंगे। एच होता है आपका कितने, 8 नंबर पे, और फिर आपका आ जाएगा 9 नंबर पे आपका आ जाएगा क्या, आई। याद रखिएगा, आई। इसी प्रकार क्यू के बाद में क्या आ जाएगा, तो क्यू फिर आपका आ जाएगा यहाँ पर -1। याद रखिएगा, +1 और -1। जी हाँ, +1 और -1 की श्रृंखला चल रही। तो क्यू के 16 होता, क्यू के 16 से 1 कम कर देंगे तो आपका आ जाएगा 17 होता है क्यू की प्लेस वैल्यू, और 17 से कम कितना करेंगे, 1, तो आ जाएगा 16। याद रखिए 16। अगर बात करते हैं जे की, तो जे आपका कितना होता है, 10। 10 में +1 कर देंगे तो आपका आ जाएगा 11। तो 11 पर हमारा क्या आ जाएगा, जी हाँ 11 पर आ जाएगा के। इसी प्रकार से ये कितने नंबर पर होता है, वो होता है 15। 15 से 1 कम कर देंगे तो आ जाएगा 14। देख लीजिए, ऑप्शन सी में हमारी ये मीनिंग दी गई है। तो यहाँ पर इसको आप लोग देख लीजिए किस प्रकार से करना है। तो आपको सबसे पहले +1 करना है, इसमें +1, फिर आपको -1, फिर आपको +1, और फिर आप इसमें -1। इसी प्रकार से आप लोग यहाँ पर +1, और फिर आपका -1, और फिर आपका +1, और फिर आपका -1। ये प्रक्रिया आप लोगों को करना है। चलिए आगे देख लेते हैं। जी हाँ, यहाँ पर आपका क्या लिखा हुआ है, राम एक दौड़ में हिस्सा ले रहा है। उसने तीसरे स्थान पर दौड़ रहे धावक को पीछे छोड़ दिया। अब राम का कौन सा स्थान होगा, तो आपको बताना है कि राम का स्थान कौन सा होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, मान लीजिए कि ये दूसरे यानी तीसरे स्थान वाला व्यक्ति चल रहा है। अब ये राम क्या है, राम तीसरे स्थान पर दौड़ रहा है। तो ये राम यहाँ पर ये दौड़ रहा है, और इसने क्या किया है, तीसरे स्थान पर दौड़ रहे धावक, यानी तीसरे स्थान पर जो दौड़ रहा था उसको पीछे छोड़ दिया है। तो ये कितने नंबर पर आ जाएगा, दूसरे नंबर पर। याद रखिएगा, क्योंकि ये जो था आपका तीसरे नंबर पर दौड़ रहा था, इससे आगे निकल जाएगा, तो इससे आगे आ जाएगा दूसरे नंबर पर।
तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि तीसरे को पछाड़ देगा तो कितने नंबर पर आ जाएगा, दूसरे नंबर पर। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, कुछ महीनों में 30 दिन होते हैं और कुछ महीनों में 31 दिन। तो बताइए कितने महीनों में 28 दिन होते हैं। तो यहाँ पर साधारण सा सवाल है आपका कि 28 दिन केवल फरवरी में होते हैं, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, फरवरी। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या बोला गया है, यदि सफ़ेद को नीला, नीले को लाल और लाल को पीला और पीले को हरा और हरे को काला और काले को आपका बैंगनी और बैंगनी को नारंगी, तो मानव रक्त का रंग किस प्रकार का होगा। जी हाँ, तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, मानव रक्त कैसा होता है, तो लाल होता है। अब यहाँ पर आपको देखना है कि लाल का कोड वर्ड क्या दिया गया है। जी हाँ, लाल का जो कोड वर्ड क्या है, तो यहाँ पर आपका क्या बोला गया है, तो यहाँ पर देख लीजिए लाल को पीला, ये देख लीजिए आपका बोला गया लाल को पीला कहा जाए, तो लाल का पीला हो जाएगा, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। जी हाँ, आपको ये बताना है, ये सवाल आपको बताना है, क्या लिखा हुआ है, 29 तथा 39 के बीच माध्य के तुरंत पहले कौन सी संख्या आएगी। तो इनका सबसे पहले आपको क्या निकालें ना, माध्य। तो इनके माध्य निकालेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, 29 और 39 को जोड़ देंगे, यानी 29 और प्लस में आपका 39 और बटे कर देंगे 2। तो यहाँ पर 9 9 18, 3 3 6 और 1 3 2 5 और 1 6, याद देखिए 3 2 5 1 6। तो यहाँ पर अब इसको भाग देते हैं, 2 3 6 और 2 चौको 8, तो आपका आ गया 34। अब आपसे क्या पूछ रहा है, तुरंत पहले, तो 34 के तुरंत पहले क्या आ जाएगा, 33 आ जाएगा, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित 4 विकल्पों में से 3 एक समान है, जो भिन्न है उसका आपको चयन करना है। याद रखिएगा ये सभी जो आपके अमेरिका है, भारत है, चीन है, ये सभी देश हैं, बाकी मॉस्को जो है ये देश नहीं, ये शहर है आपका। चलिए आगे देख लेते हैं। जी हाँ, यहाँ पर आपको बताना है, तो यहाँ पर देख लीजिए इसको किस प्रकार से करना है। तो यहाँ पर आपका क्या किया गया है, तो आपका सबसे पहले +7, फिर +14 और फिर आपका +21। यहाँ पर सबसे पहले आपका +7 हो जाएगा, फिर आपका +14 होगा, याद रखिएगा, फिर आपका प्लस हो जाएगा 21। इसी प्रकार इस 7 की श्रृंखला यानी 7 के गुणज की श्रृंखला चल रही है। फिर 7 चौक 28 हो जाएगा, यहाँ पर 7 चौक 28 इस प्रकार से। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा कौन सी संख्या आएगी। जी हाँ, इस प्रकार से आप जोड़ते हुए जाएंगे जो, तो आपको 144 मिल जाएगी, याद रखिएगा। तो ये श्रृंखला आपको कर लेना है जो आपकी दी गई है, +7 +14। तो यहाँ पर +7 करेंगे, इसके बीच का अंतर, फिर 14 और फिर आपका कितना हो जाएगा 21 और यहाँ पर आपका 7 चौक 28, 7 पना 35। जी हाँ, 35 आप जब इसमें ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 144। चलिए आगे देख लेते हैं। जी हाँ, आगे हम लोग देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, यदि एक महीने का 6वां दिन मंगलवार है तो उस महीने का 28वां दिन कौन सा होगा। जी हाँ, किसी महीने का जो 6वां दिन कौन सा है, तो मंगलवार है। ये हमारा हो गया 6वां दिन ट्यूसडे, याद रखिए ट्यूसडे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, याद रखिएगा ये हो गया ट्यूसडे। तो यहाँ पर 7 जोड़ देंगे तो आपका 13वां दिन भी आपका आ जाएगा ट्यूसडे, याद रखिएगा। 13 में 7 जोड़ेंगे तो 20वां दिन भी आपका आ जाएगा ट्यूसडे, और 20 में 7 जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 27वां दिन भी क्या आ जाएगा ट्यूसडे। आपसे कौन सा पूछ रहा है, तो आपसे 28वां दिन पूछ रहा है, यानी मंगलवार जो होगा 27वां दिन होगा। 28वां दिन अगर बात करेंगे तो आपका आ जाएगा बुधवार, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या किया कि 7 दिन के बाद आपका जो है दिन वही रिपीट होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए 6 के बाद 6 को था तो आपका 13 को मंगलवार होगा, 20 को मंगलवार, 27 को भी मंगलवार होगा, तो 28 को आपका बुध होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। जी हाँ, इसको आपको सॉल्व करना, क्या लिखा हो, कल्याणी वीणा की सास है। तो ये आपकी कल्याणी हो गई, ये किसकी, वीणा की सास है, वीणा की सास है। तो वीणा का कोई मान लेते हैं ये पुत्र होगा, इसी की ये पत्नी होगी, याद देखिएगा इसकी ये, यानी ये आपकी वीणा हो गई, याद देखिए वीणा जो हो गई ये वीणा हो गई, जो कि अशोक की पत्नी, यानी अशोक, इसका पुत्र क्या है, ये अशोक आ गया, जो कि अशोक की पत्नी है। धीरज सुदीप का पिता है, जो अशोक का इकलौता भाई है। तो धीरज यहाँ पर क्या हो गया, ये आपका आ गया धीरज, याद देखिए ये धीरज आ गया। धीरज किसका, धीरज सुदीप का पिता है, तो इसका जो बेटा हो जाएगा, इसका बेटा यहाँ पर आ जाएगा सुदीप, याद रखिएगा नीचे की पीढ़ी में आ जाएगा सुदीप का पिता, जो अशोक का इकलौता भाई है। तो कल्याणी और अशोक का क्या संबंध है। जी हाँ, आपका पूछा कल्याणी और अशोक, तो यहाँ पर कल्याणी और अशोक का संबंध क्या हो जाएगा,
जी हाँ, आपका यहाँ पर पूछ रहा है सीधे सीधे कल्याणी और अशोक का। तो इस अभी तो हमारा जो आ रहा है यहाँ पर माँ का आ रहा है संबंध कल्याणी और अशोक के बीच में, लेकिन हम लोग एक बार फिर से चेक कर लेते हैं इसको, इस सवाल को हम लोग एक बार फिर से। तो आपसे क्या बोला, कल्याणी वीणा की सास है। मान लेते हैं ये आपकी कल्याणी आ गई, ये किसकी, वीणा की सास है, जो अशोक की पत्नी है। जो ये किसकी, कौन, तो ये कल्याणी जो है किसकी, अशोक की पत्नी है। क्या देखिएगा, अशोक, ये आपका अशोक आ गए, ये वीणा आ गई। और आपसे यहाँ पर धीरज सुदीप का पिता है, जो अशोक का इकलौता भाई है। अशोक का इकलौता भाई कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा धीरज। और ये सुदीप का पिता है, तो सुदीप ये आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, कल्याणी और अशोक के बीच में संबंध। जी हाँ, कल्याणी और अशोक के बीच में संबंध। तो यहाँ पर थोड़ा सा कुछ गलत हो रहा है आपका, क्योंकि ऑप्शन यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन मेल खा रहा है। एक बार फिर से हम लोग इसको बना कर देख लेते हैं। तो ये आपका हो गया कल्याणी, कल्याणी वीणा की सास है, तो ये आ गई वीणा, जो अशोक की पत्नी है। तो वीणा ये अशोक की पत्नी हो गई। जी हाँ, वीणा किसकी, अशोक की पत्नी हो गई, ये वीणा हो गई और ये अशोक, यानी अशोक किसका पुत्र हो जाएगा, तो ये कल्याणी का पुत्र हो जाएगा। धीरज सुदीप का पिता है और जो अशोक का इकलौता भाई है। तो अशोक का इकलौता भाई कौन हो जाएगा आपका, यहाँ पर क्या बोला गया, धीरज, जो किसका, सुदीप का पिता है, जो किसका, अशोक का इकलौता भाई है। तो सुदीप यहाँ पर आ जाएगा, याद देखिएगा, सुदीप आपका, ये आपका आ गया सुदीप। अब क्या बोला गया, सुदीप का पिता कौन है, धीरज, तो ये आ जाएगा धीरज। तो ये आपका धीरज यहाँ पर आ जाएगा, याद देखिए, धीरज सुदीप का पिता है, तो ये आपका धीरज आएगा। आपसे अब यहाँ पर क्या, कल्याणी और अशोक के बीच में। तो यहाँ पर कल्याणी और अशोक के बीच में जो है, यहाँ पर ऑप्शन बी आपका मेल खा रहा है। बाकी वैसे तो माँ का संबंध, यानी इनके बीच में माँ और बेटे का संबंध निकल रहा है, याद रखिए, कल्याणी और जो है। तो यहाँ पर आप लोग चेक कर लीजिएगा इसको। चलिए आगे देख लेते हैं। तो इसका आपको लासा बताना है। जी हाँ, इसका लासा बताना है आपको। तो यहाँ पर सीधे सीधे आपको लासा निकाल लेते हैं हम लोग, 24, 32 और आपका 80। तो यहाँ पर हम लोग इसका लासा निकालेंगे। सबसे पहले 8 का भाग दे देंगे, तो 8 त्रिक 24, 8 चौक 32 और 8 दाम 80। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, अभी हमारा 2 का, एक बार 2 का हम लोग देख लेते हैं। तो 3 आ जाएगा, ये 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। तो यहाँ पर 2 पंचे 10, 3 30 और 30 दूनी 60, और 60 का जब गुणा करेंगे 8 में तो आ जाएगा आपका 48, यानी 480। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको ये पैराग्राफ पहले तो आपको देख लेना है, जो आपका ये दी गई है। जी हाँ, ये ग्राफ आपको देख लेना है। अब यहाँ पर आपको बताना है, ये प्रश्न आपका दिया गया है, ABC कंपनी ने किस वर्ष में सबसे अधिक विक्रय आय प्राप्त की है। तो ये देख लीजिए, 2015 का जो ग्राफ है आपका सबसे ऊपर जा रहा है। जी हाँ, 2015 का ये ग्राफ सबसे ऊपर जा रहा है। 2015 में यहाँ पर सबसे ज़्यादा आय प्राप्त की। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। किसी संख्या का 108% यानी 189 है, तो वह संख्या कौन सी होगी। तो यहाँ पर क्या लिखा होगा, किसी संख्या मान लेते हैं, संख्या एक आपकी x हो गई 108। जी हाँ, 108 इसका निकाल लेते हैं, बटे में 100 बराबर आपका क्या दे दिया गया, 189 है। तो यहाँ पर आपको इसकी को पलट कर लिख देना है। तो यहाँ पर 100 आपका इधर चला जाएगा ऊपर और 189 आ जाएगा आपका नीचे। जी हाँ, 189 जो आ जाएगा ये आपका नीचे, यानी 108, माफ़ करिएगा, 108 यहाँ पर होगा आपका। अब इसको आपको सॉल्व कर लेना है। तो 9 से सॉल्व काट लेते हैं पहले। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, यहाँ पर 9 दूनी 18 और 9 एकम 9। अब यहाँ पर देख लेते हैं एक बार फिर से काट के। तो ये आपका 3 से कट जाएगा, 3 सत्ते 21 और ये 3 से काटेंगे तो 4 बार, 4 से इसको काट देंगे 100 को, तो आपका आ जाएगा 25। अब 25 सत्ते कितना होता है, 175 होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। जी हाँ, यहाँ पर आपको बताना है 7 के अंकित मान और स्थानीय मान का योग की गणना करना है। तो आपको बता दें कि अंकित मान आपका वही होता है, स्थानीय मान आपका चेंज हो जाता है। तो स्थानीय मान आपका कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, ये आपका लाख। तो यहाँ पर 7 ये आपका लिख देते हैं और यहाँ पर आपका ये जो आपका यहाँ पर इसको आपको जोड़ देना है। तो आपको जोड़ देंगे तो ऑप्शन डी प्राप्ति हो जाएगी। चलिए आगे देख लेते हैं।
क्या लिखा हुआ है, एक संख्या को 2:1 में बांटा गया, दोनों में बड़ा वाला भाग क्या है, 52 है। तो वह संख्या क्या होगी? तो सबसे बड़ा भाग इसमें दिया क्या गया है 2, तो 2 बराबर आपका कितने के दिया गया है, 52 के। याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला गया है, दोनों में बड़ा वाला भाग क्या है, तो 52। तो 2 आपका यहाँ पर बड़ा है, तो बड़ा को बड़ा के बराबर कर देना। तो 1 बराबर आपका क्या आ जाएगा, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, और फिर आपका आ जाएगा यहाँ पर 1 बचेगा, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 2 छंग 12, यानी 26 आपका ये आ जाएगा। अब आपसे पूछा हुआ है संख्या क्या होगी, तो इनको तीनों को यहाँ पर जोड़ देंगे, यानी 2 और 1 कितना 3, तो वह संख्या निकल कर आ जाएगी। तो 3 छः 18, 3 दूनी 6, 1 7। तो ऑप्शन यहाँ पर देख लेते हैं 78 किस में, ऑप्शन डी में दिया गया। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा 78। चलिए आगे देख लेते हैं। जी हाँ, इसको आपको बताना है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, आपको केवल यहाँ पर दशमलव का अंतर दिया गया है, बाकी आपको कुछ नहीं चेंजमेंट करना है। तो आप 15 का जब गुणा करेंगे 4 में, तो 15 चौको 60, तो एक आपका दशमलव यहाँ से कम है। पहले तो देख लेते कितने अंक के बाद दशमलव लगेगा। तो यहाँ पर 3 और 1 4 और 1 5, याद रखिए 5। अब 5 से आप 1 0 हटा देंगे, तो आपका 4 अंकों के बाद दशमलव लगेगा। तो यहाँ पर ये देख लीजिए 4 अंकों के बाद दशमलव लगा हुआ है। चलिए आगे देख लेते हैं। जी हाँ, इसको आपको बताना है, ए और सी का मान बताना है। जी हाँ, ए और सी का मान आपको बताना है। तो यहाँ पर देख लीजिए ए और सी का मान किस प्रकार से इसको निकाल लेते हैं, 42 बटे में आपका 55। जब इस प्रकार से अगर पूछा जाए ए और सी का, डायरेक्टली निकाल लेंगे। और यहाँ पर फिर आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 33, और यहाँ पर आपका 55। तो यहाँ पर 11 से काट लेते हैं, 11 3 33 और 11 5 55। जी हाँ, यहाँ पर हम लोग गुणा कर देंगे 5 का इसमें, 55 25। जी हाँ, 55 25, नीचे का गुणा कर देंगे नीचे में 55 25, और 55 25 2 27, 275। तो ये हमारी आ गई एक संख्या, या देखिए 275 नीचे की आ गई। ऊपर का अगर बात करेंगे, 3 का गुणा किस में, 42 में कर देना है। तो 3 दूनी 6 और 3 चौको 12, तो 126। अब इसको अगर लिखेंगे तो आपका देख लीजिए अनुपात 126 अनुपात 275 लिख सकते हैं, याद देखिएगा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। जी हाँ, ये ग्राफ आपको देख लेना है, क्योंकि आपके ग्राफ से सवाल पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर यदि कुल खर्च आपका कितना दिया गया है, 50,000 दिया है, तो रॉयल्टी का लागत कितना होगा। तो यहाँ पर ये देख लीजिए रॉयल्टी की लागत कितनी है। जी हाँ, रॉयल्टी सबसे पहले आपकी 15% है, तो 50 का 15% निकाल लेंगे। टोटल आपका कितना था, 50। जी हाँ, 50 का 15% निकाल लेंगे। 15 बटे में परसेंट हटाएंगे, 100 लाएंगे। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ के हटा देंगे, 15 पना 75। तो यहाँ पर आपका 7500 ऑप्शन ए में दिया गया। जो रॉयल्टी पर खर्च आएगा, रॉयल्टी की लागत पर 7500 रुपये का आएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। जी हाँ, इनको आपको लघुत्तम बताना है। लघुत्तम इनका आपको ज्ञात करना, तो लघुत्तम इनका गुणा ही हो जाएगा, याद रखिएगा। इनका जो गुणा है ये आपका लघुत्तम हो जाएगा। तो ऑप्शन सी में आपका दिया गया x, और आपका दिया गया कोष्टक के अंदर x+1। चलिए आगे देख लेते हैं। जी हाँ, इसको सॉल्व करना है, जो कि हमारा आज का लास्ट सवाल होगा। जी हाँ, ये हमारा आज का लास्ट सवाल होगा, इसको आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो 16 में से 4 हटा देंगे, तो आपका बचेगा 12। और यहाँ पर आपका इससे अगर हटा देंगे, तो ये आपका कितना बचेगा, तो ये आपका बच जाएगा यहाँ पर 13 में से 6 हटा देंगे, तो बचेगा 7। याद देखिए 7। तो ये आपका हो जाएगा 12 7 84। तो ये आपका 84 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको बताना है x की जगह पर कौन सी संख्या रखी थी, ताकि आपका यहाँ पर 12 निकल कर आ जाए। तो सीधे सीधे इसी 12 का आप भाग लगा दिए, इसी में निकल कर संख्या आ जाएगी, x का मान निकल कर है 12 7 84। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो आपको ये प्रश्न कैसे लगे, आप में कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को भी अपने शेयर कर दीजिएगा। तो इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।